हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ कौटिल एकेडमी। माय नेम इज शिवा और आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो बहुत ही ज़रूरी है आपको समझने के लिए किस तरह से आपका जो डेवलपमेंट हो रहा है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट इंडिया के अंदर, वो चलता चला आया है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर कोई पॉलिटी के अंदर माना जाता है तो मेरी नज़र में है आपका बेसिक स्ट्रक्चर। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ पॉलिटी। तो आज हम बात करेंगे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। तो शुरुआत की हम बात कर लेते हैं, शुरुआत कहाँ से हुई। अगर हम शुरुआत की बात करें तो हमें कुछ चीज़ें इसके अंदर पढ़नी है, कुछ आर्टिकल्स के बारे में देखना है, कुछ हमें केसेस के बारे में देखना है। तो शंकरी प्रसाद केस ऑफ 1951, इसके बारे में थोड़ा सा बात करनी है कि शंकरी प्रसाद केस क्या हुआ था, किस अमेंडमेंट के बाद हुआ था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था। फिर गोलकनाथ के बारे में बात करनी है, गोलकनाथ केस के अंदर क्या जजमेंट दिए गए थे, क्या चीज़ें आगे बढ़ी थी। फिर आपको केशव भारती केस के बारे में बात करनी है। फिर मिनर्वा मिल्स केस के बारे में बात करनी है। हमें अलग अलग केसेस के बारे में बात करनी है, हम इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आगे और देख लेते हैं। इनके बीच में कुछ अमेंडमेंट्स भी हुए थे, इनके बीच में इस दौरान कुछ अमेंडमेंट्स भी हुए थे। आगे बढ़ने से पहले एक बार बात कर लेते हैं हमारे नए बैच के बारे में, जिसका नाम है मंजिल एमपीपीएससी बैच। इस बैच के बारे में आपको और थोड़ा सा बता देता हूँ किस तरीके से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको बस प्ले स्टोर पर जाना है, कौटिल एकेडमी की ऐप को डाउनलोड करना है। उस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको जो ऐप की लिंक रहेगी वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगी और वहाँ पर आपको कुछ नंबर्स दिए गए होंगे, कॉन्टैक्ट नंबर्स होंगे, जिनको आप कॉन्टैक्ट करके इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं और जितनी भी ज़्यादा आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं इसके अलावा वो आप ले सकते हैं। पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, ठीक है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था। इसके बाद आपका गोलकनाथ के पहले क्या हुआ था, गोलकनाथ के दौरान क्या हुआ था, इसका 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट क्या कहता है, इंदिरा गांधी का टाइम पीरियड था, उस वक्त क्या चीज़ें हो रही है, कैसे हो रहा है, और केशव भारती केस क्या कहता है। क्योंकि केशव भारती केस ही वो केस है, यही वो केस है जहां से आपका बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्राइन दिया गया था, जहां से बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिए थे। अब हुआ क्या था, हुआ क्या था ये समझने के लिए हम आगे देखते हैं। सबसे शुरुआती बात ये हुई थी कि आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368, आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 के बीच में बात चल रही थी। आर्टिकल 13 क्या कहता है और आर्टिकल 368 क्या कहता है, इस बारे के अंदर इसमें बात चल रही है। ठीक है, अगर आपने पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात की हो या पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अगर देखा हो, आपका फंडामेंटल राइट्स के अंदर आर्टिकल 13 आता है, डेफिनेशन ऑफ लॉ। डेफिनेशन ऑफ लॉ, लॉ क्या है इसकी डेफिनेशन आर्टिकल 13 बताता है इन फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स के अंदर पार्ट 3 है आपका कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंदर आपका आर्टिकल 13 ये बताता है कि लॉ की डेफिनेशन क्या होगी, कानून क्या होगा। आर्टिकल 368 पार्ट 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात करता है, ये अमेंडमेंट की बात करता है। मतलब यहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन आप चेंज कर रहे हैं, यहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन आप चेंज कर रहे हैं। अब दिक्कत क्या है, आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 के बीच की जो लड़ाई है, इसी से आपका निकल के आया है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, या फिर जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो आपका कहीं ना कहीं निकल के आया है आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 के बीच से। ये दोनों पार्ट हैं इसी, ये बताते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। अब देखिए शुरुआत कहाँ से हुई, आर्टिकल 368 से। अब यहाँ ये पूछा गया कि भैया जो अमेंडिंग पावर है, जो सरकार की अमेंडिंग पावर्स है, ये कैसी है, ये लिमिटेड है, ये लिमिटेड है या फिर ये अनलिमिटेड है, ये लिमिटेड है या फिर ये अनलिमिटेड है, ये भी क्वेश्चन था कि अमेंडिंग पावर कैसी है। तो सरकार तकरीबन मान के चलती है कि भाई उनकी जो अमेंडिंग पावर है वो कैसी है, वो अनलिमिटेड है। सरकार जो चाहे वो चेंज कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कर सकती है, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सरकार आर्टिकल 368 से अपना मतलब निकालती थी। मतलब कि आर्टिकल 368 ये कहता है कि भैया हम तो जो है कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंज कर सकते हैं। ये बात कहाँ की हो रही है, ये एकदम शुरुआत की 1950 के आसपास की बात हो रही है, 1950 के आसपास की बात हो रही है। यहाँ पर ये डाउट पहले सबसे उठा था कि भैया जो अमेंडिंग पावर है वो आपकी अनलिमिटेड है या फिर लिमिटेड है, मतलब उसकी कोई लिमिट भी है कि आप कितनी चीज़ें अमेंड कर सकते हैं या फिर आप कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ भी अमेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली पार्ट या पहली बात जो हमने देखी शुरुआत से, तो वो क्या था, वो आर्टिकल 13 जो पार्ट 3 के अंदर आता है और आर्टिकल 368 जो रहता है, जो पार्ट 20 के अंदर आता है, यहाँ से सारी चीजें स्टार्ट हुई हैं। अब देखिए शुरुआत के लिए हम क्या करते हैं, शुरुआत के लिए हम बिल्कुल हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे जाते हैं, इसके बेसिक स्ट्रक्चर के पूरे बैकग्राउंड पे जाते हैं। भैया तो ईयर है 1950 का ईयर है, आपके नेहरू जी आपके पीएम है,
अब नेहरू जी जो है ये कहना चाहते हैं, ये इंडिया के अंदर डेवलपमेंट करना चाहते हैं, नेहरू जी इंडिया के अंदर डेवलपमेंट चाहते हैं। अब भैया यहाँ पर ये कहते हैं भैया कि मैं डेवलपमेंट करना चाहता हूँ, मुझे सर इंडस्ट्रीज बनानी है, इंडस्ट्रीज बनानी है, मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, मुझे यहाँ पर डैम्स बनाने हैं, डैम्स बनाने हैं, ये सारी चीज़ें करनी है, इंडिया को डेवलप करना है। अब ये सब बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, ये सब बनाने के लिए आपको ज़मीन चाहिए, लैंड, यू नीड लैंड। तो फॉर दीज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स यू नीड लैंड, ज़मीन चाहिए, ज़मीन चाहिए। देखिए बहुत इजी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, बस आप ध्यान देते रहिए। आपको ज़मीन चाहिए भैया, ज़मीन किसके पास है, ज़मीन किसके पास है भैया, ज़मीन तो जो है वो ज़मींदार के पास है। ज़मीन किसके पास है, ज़मींदार के पास है। लैंड इज इन द हैंड्स ऑफ ज़मींदार। 1950 के समय में ज़मींदारों के पास पूरी ज़मीन हुआ करती थी या लैंड हुआ करता था। नेहरू जी बोले भैया ज़मींदार हमको लैंड दे दीजिए, ज़मीन हमको दे दीजिए, गिव अस सम लैंड फॉर दीज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। इन्होंने कहा ज़मींदारों से कि हमें कुछ ज़मीन चाहिए इन प्रोजेक्ट्स को बनाने के लिए। ज़मींदारों ने कहा कि वी विल हैव आवर ओन अमाउंट दैट वी वांट इन रिटर्न ऑफ दिस लैंड। ज़मींदारों ने कहा कि हम जो ये ज़मीन आपको देंगे, इसके लिए जो हम पैसा आपसे लेंगे, इसके लिए जो अमाउंट हम लेंगे, दैट वी विल डिसाइड, अमाउंट वी विल डिसाइड, हम डिसाइड करेंगे कि हम आपसे कितना पैसा लेंगे। अब नेहरू जी बोले भैया हमारे पास तो अभी अभी इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ है, अभी अभी हम आज़ाद हुए हैं, अभी अभी इतनी सारी समस्याएं हुई हैं, देश अभी अनस्टेबल है, इतना पैसा हमारे पास नहीं है। तो अगर आप हमसे अपनी मन मर्जी का पैसा मांगेंगे तो हम आपको पैसा नहीं दे पाएंगे। हम आपको पैसा नहीं दे पाएंगे तो क्या इंडिया के अंदर डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, क्या आपके यहाँ डैम्स नहीं बन सकते, क्या आपके इंडस्ट्रीज नहीं बन पाएंगी, क्या क्या होगा आगे, आगे क्या होगा। तो भैया उस वक्त नेहरू जी पहुंचे किसके पास भैया, डॉक्टर अंबेडकर जी के पास। डॉक्टर अंबेडकर जी के पास नेहरू जी पहुंचे। नेहरू जी डॉक्टर अंबेडकर जी के पास पहुंचे। नेहरू जी ने डॉक्टर अंबेडकर जी से पूछा कि भैया आप क्या करें, ये जमीन तो हमको नहीं दे रहे हैं, ये जमीन हमको नहीं दे रहे हैं। अंबेडकर जी बोले डोंट वरी मिस्टर नेहरू, डोंट वरी, वी हैव आर्टिकल 368, वी हैव आर्टिकल 368। तो अम्बेडकर जी बोले डोंट वरी वी हैव आर्टिकल 368 एंड आर्टिकल 368 के तहत हम क्या कर सकते हैं, वी कैन चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन, हम कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकते हैं। जहां कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इनको अधिकार दिए गए हैं वहीं पर आप कुछ और लिख दीजिए। भैया देखिए लॉ क्या होता है, लॉ शुड बी रिटन एंड क्लियर। और ये दोनों ही लोग कैसे थे, ये लॉयर्स थे, ये अच्छी खासी लॉ की नॉलेज रखते थे। उन्होंने कहा कि लॉ जो है वो रिटन होना चाहिए, रिटन होना चाहिए, लॉ जो है वो क्लियर होना चाहिए। तो लॉ शुड बी रिटन एंड क्लियर, ये कहा गया है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये कहा गया, अंबेडकर जी ने कहा कि भैया जो चीज संविधान के अंदर नहीं लिखी है वो आप लिख दीजिए, आप लिख दीजिए। तो यहाँ से क्या हुआ था, यहाँ से अब ये चीज अगर आप एक बार देख लीजिए क्लियर है आपको कि नहीं, इसके बाद फिर मैं आपको आगे इसके लिए चलता हूँ, ठीक है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं, क्लियर, ठीक है। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं, आगे बात क्या है। अब यहां से आगे जब डॉक्टर अंबेडकर बोले कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर दो, तो भैया नेहरू जी ले आए फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आ गया है। तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो था वो लाया गया है, और पहले कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के अंदर कुछ चीजें चेंज की गई हैं, कुछ चीजें चेंज की गई हैं। यहाँ कहा गया है 31A, कुछ आर्टिकल्स ऐड किए गए हैं, 31A 31B, 31A और 31B। तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंदर ऐड किया गया, एडेड, ये हालांकि 1951 में हुआ था, 1951, इट एडेड 31A 31B और एक नाइन्थ शेड्यूल, तो यहाँ से 31A 31B और नाइन्थ शेड्यूल ऐड किया गया है। अब यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है सर जी, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अगर मैं आपको सिंपल तरीके से समझाऊं, सिंपल लैंग्वेज के अंदर समझाऊं, तो आर्टिकल 31 ये कहता है कि एग्रीकल्चरल या फिर डेवलपमेंट पर्पस के लिए कोई भी अगर लॉ बनाया जाए, या फिर एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स के लिए या लैंड रिफॉर्म्स के लिए जमीन ली जा सकती है, लैंड कैन बी टेकन, कंपनसेशन की बात की गई है। तो ये कहा गया है कि जमीन जो है एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के लिए जमीन ली जा सकती है। आर्टिकल 31 भी ये कहता है कि एनीथिंग इन नाइन्थ शेड्यूल
नाइन्थ शेड्यूल में कोई भी लॉ अगर आप एंटर कर देते हैं, एनी लॉ इन नाइन्थ शेड्यूल कांट बी चैलेंज्ड, कांट बी चैलेंज्ड। अब यहाँ पर क्या हो गया है, यहाँ पर क्या हो गया है, ये कहा गया है कि भाई 31A, आर्टिकल 31A को ऐड किया गया है। 31A के अंदर क्या कहा जाता है, 31A के अंदर ये कहा गया है कि अगर कोई भी एग्रीकल्चर रिफॉर्म या लैंड रिफॉर्म किए जाए और उससे आपकी जमीन ले ली जाए तो ये आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं है। अब ऐसा क्यों कहा गया है, वायलेशन फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं है, इट इज नॉट द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। ऐसा क्यों कहा गया है, क्योंकि उस वक्त 1950-51 के वक्त में फंडामेंटल राइट था आपका राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 19 के अंडर में और राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 के अंडर में आपका राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट था। तो यहाँ पर जमींदार से अगर आप जमीन डायरेक्ट छीन लेंगे तो वो क्या करेगा, वो भैया सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा, आर्टिकल 32 यूज कर लेगा, फंडामेंटल राइट है भैया वापस करो, ये सब चीजें हो सकती हैं। तो यहाँ कहा गया कि भैया 31A ये कहता है कि एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स या लैंड रिफॉर्म्स के लिए अगर कुछ लॉ बनाया जाए, कोई कानून बनाया जाए और आपसे जो है जमीन आपसे ले ली जाए और आपको कंपनसेशन प्रोवाइड कर दिया जाए तो आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं माना जाएगा। आर्टिकल 31B ये कहता है कि अगर कोई भी चीज 9th शेड्यूल के अंदर लिख दी जाए तो उसको कहीं भी चैलेंज नहीं किया जा सकता है। अब ये क्या है, यहाँ पर ये वर्सेस में आ गए हैं आर्टिकल 13 के, वर्सेस में आ गए हैं आर्टिकल 13 के। आर्टिकल 13 क्या कहता है, एनीथिंग दैट वायलेट्स एवरेज और कॉन्ट्रावेन, एनीथिंग दैट वायलेट एवरेज और कॉन्ट्रावेन योर फंडामेंटल राइट इज नॉट अ लॉ, इज नॉट अ लॉ। तो यहाँ से आर्टिकल 13 जो है ये पावर देता है सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू की, ये पावर देता है सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू की। तो ये पावर देता है सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू की, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 13 के अंडर में जुडिशियल रिव्यू कर सकता है, लॉ को रिव्यू कर सकता है। आर्टिकल 31B क्या कह रहा है कि भैया 9th शेड्यूल में जो भी लिख दिया जाएगा उसको कहीं पर भी आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं, मतलब कि कोर्ट के अंदर नहीं ले जा सकते हैं, तो आप इसको आप रिव्यू भी नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा कहा गया और 9th शेड्यूल तो ऐड किया ही गया था, 9th शेड्यूल तो बाद में ऐड किया ही गया था क्योंकि इसके अंदर ही तो जो है 31B के अकॉर्डिंग लॉ लिखे जाएंगे। तो ये पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर कुछ चीजें ऐड की गई थी, इनको एक बार आप देख लीजिए। ठीक है, तो ये आपका पहला हो गया, ये आपका पहली स्लाइड हो गई है। ठीक है, इसके बाद आगे बात कर लेते हैं, अगली स्लाइड के बारे में बात कर लेते हैं। अगली स्लाइड आपकी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पर हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमने क्या कहा था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 का जो था इसके अंदर ऐड किया गया था, एडेड 31A, 31B एंड 9th शेड्यूल। तो 31A, 31B और 9th शेड्यूल को ऐड किया गया था। यहाँ कहा गया है कि एग्रीकल्चरल रिफॉर्म के लिए कोई भी लॉ बनाया जाए इज नॉट वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं है। 31B क्या कहता है कि भैया एनीथिंग इन 9th शेड्यूल can't be challenged in court of law, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। ठीक है, तो ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आ गया है, तीन चीजें यहाँ पर ऐड की गई हैं। पहला ये कहा गया है कि 31A को ऐड किया जाए, दूसरा ये कहा गया है कि 31B को ऐड किया जाए और तीसरा ये है कि 9th शेड्यूल यहाँ पर ऐड किया गया है। अब यहाँ से लड़ाई चालू हो गई है आर्टिकल जो 13 है और 368 है इसके बीच में। अब यहाँ पर ये जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, इसको चैलेंज किया गया। तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 को चैलेंज किया गया। इट वाज चैलेंज्ड इन शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951, इसको चैलेंज किया गया और ये पूछा गया कि आपने ये जो अमेंडमेंट किया है, क्या आप इससे ये कहना चाहते हैं कि आर्टिकल 368 बड़ा है आर्टिकल 13 से? तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया 31A, 31B और 9th शेड्यूल along with first constitutional amendment act is valid।
यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया गया है, ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया गया है जिसको चैलेंज किया गया था शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया कि ये जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, आर्टिकल 31A है, आर्टिकल 31B है और जो 9 शेड्यूल है, इसको वैलिड माना जाएगा, इसको वैलिड माना जाएगा। मतलब भैया आर्टिकल 368 इज ग्रेटर देन आर्टिकल 13। आर्टिकल 368 जो है वो आर्टिकल 13 से बड़ा यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही डिक्लेयर कर दिया है, ये कहा गया है यहाँ पर। ठीक है, अब ये चीज आपकी यहाँ तक है। तो ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को यहाँ पर चैलेंज किया गया है, देख लीजिए एक बार इसको। क्लियर? ठीक, इसके बाद 1965 की बात होती है, सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान था। यहाँ पर भी 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1974 को चैलेंज किया गया था, इसको यहाँ पर चैलेंज किया गया था। अब ये चैलेंज क्यों किया गया था, क्या किया गया था, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट नहीं है। ये जो अमेंडमेंट है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पर भी यही कहा गया था कि भैया आर्टिकल 368 जो है इट इज ग्रेटर देन आर्टिकल 13। मतलब कि जो सुप्रीम कोर्ट की जुडिशियल रिव्यू की पावर है वो छोटी है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की जो पावर है पार्लियामेंट की, मतलब यहाँ कहा जा रहा है कि भैया कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो अभी छोटा है। किससे? पार्लियामेंट से। पार्लियामेंट कोई लॉ बना दे और सुप्रीम कोर्ट उसको अगर चेक ना कर पाए, रिव्यू ना कर पाए, मतलब जुडिशियल रिव्यू की पावर सुप्रीम कोर्ट के पास कम है। मतलब कि यहाँ पर आर्टिकल 368 की पावर ज्यादा है आर्टिकल 13 से, ऐसा कहा गया। कहाँ कहा गया है? कहा गया भैया यहाँ पर शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1965 का केस है। पहले में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को चैलेंज किया गया है, दूसरे केस में 17 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1974 को चैलेंज किया गया। सॉरी माफ कीजिएगा, 1964, सॉरी माफ कीजिएगा मुझे, 1964 को चैलेंज किया गया है। यहाँ पर 1964 को चैलेंज किया गया है। ठीक है, 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1964 है। ठीक है, ठीक। तो यहाँ पर ये दो आपके जो कह सकते हैं कि दो जजमेंट थे सुप्रीम कोर्ट की, हमने देख लिए यहाँ तक, ये हमने यहाँ तक देख लिए हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो अगली बात आती है या अगला जो आपका आता है वो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट केस माना जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस माना जाता है। ये कहा जाता है भैया कि पहली जो 11 जज बेंच थी, जो सबसे बड़ी पहली बेंच थी, 11 जज बेंच जो थी वो यहीं पर बैठी थी। 11 जज जो बेंच थी वो यहीं पर, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का ये कह सकते हैं कि आपका एक लैंडमार्क डिसीजन था, ये लैंडमार्क केस था। अब यहाँ पर क्या था, यहाँ पर क्या था, ये जो आपका लास्ट केस हुआ था, लास्ट केस मतलब जो हमने लास्ट केस की बात की थी वो था आपका सज्जन सिंह जजमेंट। तो यहाँ पर ये कहा गया था कि भैया जो सज्जन सिंह का जजमेंट है, सज्जन सिंह का जो केस का, सज्जन सिंह केस का जो जजमेंट है, सज्जन सिंह केस का जो जजमेंट है, इस जजमेंट को यहाँ पर फिर से रिवाइज किया गया, इसको चैलेंज किया गया था, इसको चैलेंज किया गया था। इसमें ये कहा गया है इसको चैलेंज किया गया था, इसको चैलेंज किया गया, इट वाज चैलेंज्ड। और यहाँ पर ये कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, सुप्रीम कोर्ट said that fundamental right is a basic part. Fundamental right is a basic part of Constitution of India. फंडामेंटल राइट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का बेसिक पार्ट है। फंडामेंटल राइट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का बेसिक पार्ट है, यहाँ का ये बेसिक पार्ट है। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का अगर ये बेसिक पार्ट है तो इट कैन नॉट बी चेंज्ड, इट कैंट बी चेंज्ड, इट कैन नॉट बी चेंज्ड, इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। और टेकन अवे, इट कैन नॉट बी चेंज्ड और टेकन अवे। तो गोलकनाथ केस में ये कहा गया कि जो फंडामेंटल राइट है इट इज अ बेसिक पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट इज अ बेसिक पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हेंस इट कैन नॉट बी चेंज्ड और टेकन अवे। मतलब क्या कह दिया है, मतलब ये कहा है भैया कि आर्टिकल 13 जो है वो बड़ा है आर्टिकल 368 से, आर्टिकल 13 जो है वो बड़ा है आर्टिकल 368 से। समझ पा रहे हैं आप लोग, आर्टिकल 13 बड़ा है आर्टिकल 368 से। मतलब गोलकनाथ केस के अंदर ये कहा गया है कि जो फंडामेंटल राइट है वो एक बेसिक फीचर है, वो एक बेसिक पार्ट है, बेसिक पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, एक अहम हिस्सा है, एक बेसिक पार्ट है। और ये कहा गया कि अगर बेसिक पार्ट है तो इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं, इसको अलग नहीं कर सकते हैं, मतलब कि आर्टिकल 13 लगेगा। अगर आपने ऐसा किया तो हम इसको जुडिशियल रिव्यू के तहत हटा देंगे। तो पहली बार गोलकनाथ केस के अंदर ये कहा गया
कि आर्टिकल 13 इज बिगर देन आर्टिकल 368। पहली बार गोलकनाथ केस के अंदर यहाँ पर ये कहा गया है कि आर्टिकल 13 जो है वो आर्टिकल 368 से बड़ा है। आर्टिकल 13 जो है आर्टिकल 368 से बड़ा है। अब देखिए ये यहाँ पर हो चुका है। अब आगे की बात कर लेते हैं, आगे क्या कहा गया है, आगे क्या हो रहा है, कैसी कैसी कहानी आगे चल रही है। अब भैया देखिए, इस वक्त मैडम इंदिरा गांधी जी का समय था, मैडम इंदिरा गांधी जी का समय था। इन्होंने कहा भैया कि अगर इफ आर्टिकल 13 इज ग्रेटर देन आर्टिकल 360, अगर ये कहा है कि आर्टिकल 13 जो है आर्टिकल 368 से बड़ा है, तो भैया इस आर्टिकल 13 को ही चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या किया गया था, इस अमेंडमेंट के अंदर आर्टिकल 13 के अंदर एक क्लॉज ऐड किया गया। इट वाज एडेड आर्टिकल 13 सब क्लॉज 4। आर्टिकल 13 सब क्लॉज 4 ऐड किया गया। यहाँ पर ये कहा गया एनीथिंग in this article will anything in this article will not apply on article 368, या फिर nothing in this article can be applied on article 368। तो यहाँ पर ये कहा गया कि जो आर्टिकल 368 है, आर्टिकल 368 जो है मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वाला जो पार्ट है उस पर आर्टिकल 13 अप्लाई नहीं होता है। तो उन्होंने आर्टिकल 13 को ही चेंज कर दिया है। यहाँ पर इन्होंने आर्टिकल 13 को ही चेंज कर दिया। देखिए अब यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि लड़ाई क्या चल रही है। यहाँ पर इंदिरा गांधी जी ने आर्टिकल 13 को ही चेंज कर दिया और कह दिया है भैया कि आर्टिकल 13 के अंदर कुछ भी नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू आर्टिकल 368। तो 368 पर कुछ भी ऐसा अप्लाई नहीं होगा जो यहाँ लिखा हुआ है। ऐसे इंदिरा गांधी जी ने आर्टिकल 13 को चेंज कर दिया। क्लियर है। अब ऐसा क्यों किया? इंदिरा गांधी जो थी वो प्राउड पार्लियामेंटेरियन थी। उनका मानना था कि भैया इंडिया के अंदर पार्लियामेंट को लोगों ने चुना है तो सबसे ज्यादा अधिकार जो है वो पार्लियामेंट के पास होना चाहिए। पार्लियामेंट ये डिसाइड करेगा चीजें सही कहाँ पर है और गलत कहाँ पर है, क्या सही होना चाहिए और क्या गलत होना चाहिए। जुडिशरी ये बताने वाला कोई नहीं होता है। शी वॉज अ प्राउड पार्लियामेंटेरियन। उनका मानना ये था कि सिर्फ लोग बता सकते हैं कि सरकार कौन बनाएगा और एक बार अगर सरकार बन गई है तो फिर जो सरकार चाहेगी वो होना चाहिए। ऐसा कंसेप्ट इन्होंने यहाँ से दिया था। तो यहाँ पर इन्होंने क्या चेंज कर दिया है, आर्टिकल 13 को ही चेंज कर दिया है। अब भैया यहाँ से क्या हो गया है, यहाँ से आर्टिकल 368 जो है ये अनलिमिटेड हो गया है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि इसमें कोई लगाम ही नहीं है, बेलगाम हो गया है। मतलब कि आर्टिकल 13 जो है इसके अंदर लिखा हुआ है कि ये 368 पे अप्लाई नहीं होता है और 368 पर अप्लाई नहीं होता है तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो जुडिशियल रिव्यू से बाहर हो जाएंगे। जुडिशियल रिव्यू के अंदर आपके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं आ सकते हैं। क्लियर है? क्लियर। तो ये आपका 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971 है। इसको एक बार आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए, ठीक है। और यहाँ से देखा जाए तो ये कहा जाएगा कि यहाँ डेमोक्रेसी खत्म हो गई है। डेमोक्रेसी जो है इट इज एंडेड। अब रीजन क्या है? रीजन ये है कि अगर कहीं पर भी कोई भी चीज डेमोक्रेसी के अंदर नथिंग कैन बी अनलिमिटेड। डेमोक्रेसी में कुछ भी अनलिमिटेड नहीं हो सकता है। अगर कुछ भी अनलिमिटेड है डेमोक्रेसी के अंदर तो इट इज नॉट अ डेमोक्रेसी, इट इज द डेथ ऑफ अ डेमोक्रेसी। यहाँ पर डेमोक्रेसी आपकी खत्म हो चुकी है, आप ये मान के चल सकते हैं। अगली बात कर लेते इसके बाद क्या हुआ भैया। इसके बाद आया लैंडमार्क जजमेंट केशवचंद्र भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973, 24th ऑफ अप्रैल 1973 24th अप्रैल को इस केस केशवचंद्र भारती केस ये जजमेंट का डिसीजन आया है। यहाँ से इसका जजमेंट आया है, डिसीजन आया है। अब यहाँ पर क्या कहा गया है? यहाँ पर ये कहा गया है भैया बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चरल डॉक्ट्राइन की बात की गई है। बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ से स्टार्ट किया गया है। अब मान के चलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि फॉर एग्जाम्पल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा फॉर एग्जाम्पल आप ये मान के चलिए कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है इसके अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं दोज आर नेसेसरी फॉर और डेमोक्रेसी। एक डेमोक्रेसी के अंदर
एक डेमोक्रेसी के अंदर क्या क्या एलिमेंट होने चाहिए, एक डेमोक्रेसी के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स होने चाहिए, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, वो इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर लिखा हुआ है। और जो इम्पोर्टेंट या नेसेसरी है डेमोक्रेसी के लिए, वो उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे मान के चलिए कि भाई जो फीलिंग है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आप कोई भी चेंज कर रहे हैं तो उसकी जो बेसिक फीलिंग है या मोटिव जो है वो चेंज नहीं होना। जैसे कि आप ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ रहे हैं, वहां पर भी एक टीचर एक स्टूडेंट है, एक टीचिंग कर रहा है और एक स्टडी कर रहा है, एक पढ़ा रहा है एक पढ़ रहा है। ऐसे ही आप ऑनलाइन क्लास के अंदर हैं, यहाँ पर भी मैं पढ़ा रहा हूँ आप पढ़ रहे हैं, ये भी आप एक चीज है। आप मान के चलिए कि भाई कहीं पर सिंगल किसी से होम ट्यूशन पढ़ रहे हैं तो वहां पर भी क्या हो रहा है, आप पढ़ रहे हैं आपको कोई टीचर पढ़ा रहा है। मतलब तीनों जगह पे डिफरेंस क्या है और सिमिलरिटी क्या है। तो तीनों जगह पे सिमिलरिटी जो है वो ये है कि भाई तीनों जगह पर जो मेन चीज है वो क्या है, टीचिंग, पढ़ाई, एजुकेशन। तीनों जगह पे क्या है, एजुकेशन। जैसे अगर आप होम ट्यूशन ले रहे हैं, होम ट्यूशन, तो यहाँ पर भी आप क्या ले रहे हैं, एजुकेशन। भाई सिंगल टीचर है आपको पढ़ा रहा है। आप आप अगर ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, तो वो भी क्या है, उसके अंदर एजुकेशन मिल रही है। आप ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, यहाँ पर भी क्या है, एजुकेशन। मतलब क्या है, मतलब कैसे भी पढ़ें, एजुकेशन मतलब ये बेसिक स्ट्रक्चर है, इस सिस्टम का बेसिक स्ट्रक्चर है। टीचर और स्टूडेंट के बीच का एक बेसिक स्ट्रक्चर जो है या बेसिक जो एलिमेंट है वो क्या है, एजुकेशन है। ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो बेसिक होनी चाहिए, उन चीजों को कहा गया है बेसिक स्ट्रक्चर। भाई संविधान के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको बेसिक स्ट्रक्चर कहा जाएगा, जिनके बिना ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बेकार है, जिसके बिना ये जो डेमोक्रेसी है ये बेकार है। तो इस डेमोक्रेसी को बनाए रखने के लिए, इंडिया बनाए रखने के लिए और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को जीवित रखने के लिए कुछ ऐसी चीज, कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जिनको बहुत बेसिक माना गया है। ये नहीं रहेंगे तो ये चीजें आपकी सस्टेन नहीं कर सकती हैं, इसलिए इसको बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन कहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हम बेसिक स्ट्रक्चर मानते हैं, और इन चीजों को अगर आप हटा देंगे, इन चीजों को अगर आपने हटा दिया है तो आप मतलब क्या कर रहे हैं, एक बेसिक स्ट्रक्चर जो बेस है किसी चीज का वही आपने हटा दिया है। और अगर बेस हट गया है तो सारी चीजें नीचे आके कोलैप्स होकर गिर जाएंगी। तो अगर आपने बेसिक स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया है तो ये सब बड़ी समस्या वाली बात है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां से कहा कि यू कैन चेंज एनीथिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया आप क्या चाहते हैं, आप यही तो चाहते हैं कि आर्टिकल 368 जो है वो बड़ा हो जाए आर्टिकल 13 से। आप यही तो चाहते हैं कि आर्टिकल 368 जो है वो आर्टिकल 13 से बड़ा रहे, आर्टिकल 13 से ऊपर रहे, मतलब इस सरकार के पास ज्यादा पावर हो, सुप्रीम कोर्ट के पास कम पावर हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यस वी आर एग्रीइंग विथ यू, हम ये मानते हैं कि आर्टिकल 13 जो है वो छोटा है आर्टिकल 368 से। हम मानते हैं कि आर्टिकल 368 बड़ा है, आपके अमेंडिंग पावर ज्यादा है, लेकिन आप कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर कुछ भी चेंज कर रहे हैं, इफ यू आर चेंजिंग एनीथिंग इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यू शुड नॉट अल्टर or change or even try to touch the basic structure or the basic element or the basic fragrance of the constitution। आप बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते हैं, बाकी आपको संविधान के अंदर जो चेंज करना है वो कर लीजिए। मतलब कि आपकी जो अमेंडिंग पावर है आर्टिकल 368 में, आप वो अनलिमिटेड है, बिल्कुल अनलिमिटेड है, वो बिल्कुल अनलिमिटेड है, लेकिन आप बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज मत कीजिए, इसके अलावा आपको संविधान के अंदर जो चेंज करना है वो कर लीजिए, क्लियर है। तो मतलब क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर इज द ओनली लिमिट, ऑन आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 पर अगर कोई लिमिट है तो वो सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर है, इसके अलावा कोई लिमिट नहीं है आर्टिकल 368 पर। क्लियर है, ये यहाँ पर कहा गया। अब देखिए यहाँ पर कुछ और चीजें भी हुई हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर लिख देता हूँ यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। देखिए पहला यहाँ पर ये पूछा गया भैया कि जो गोलकनाथ के अंदर कहा गया, गोलकनाथ में ये कहा गया कि ये बेसिक पार्ट है। क्या है बेसिक पार्ट, फंडामेंटल राइट्स बेसिक पार्ट है। तो यहाँ पर इस केस के अंदर कहा गया कि नो, इट इज नॉट बेसिक पार्ट, ये बेसिक पार्ट नहीं है, दे कैन बी टेकन अवे। अब इमरजेंसी के दौरान आपके फंडामेंटल राइट लिए जाते हैं आपसे, दे कैन बी टेकन अवे या दे कैन बी चेंजेस या फिर दे कैन बी चेंज्ड। ये कहा गया है कि भैया दे कैन बी टेकन अवे और चेंज्ड, इनको चेंज किया जा सकता है। तो गोलकनाथ केस के अंदर जो कहा गया कि फंडामेंटल राइट जो है वो बेसिक पार्ट है, तो ऐसा कहा गया यहाँ पर केशव भारती केस के अंदर कि ये बेसिक पार्ट नहीं है, इनको चेंज किया जा सकता है। दूसरा यहाँ पर कहा गया कि जो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, ठीक है भैया, वैलिड है।
वैलिड है, आप चेंज कर सकते हैं, जो चाहे आप चेंज कर सकते हैं, मतलब 368 इज ग्रेटर देन आर्टिकल 13 से बड़ा है, लेकिन विद इन बेसिक स्ट्रक्चर, विद इन बेसिक स्ट्रक्चर। आप बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज मत कीजिए, आपको जो करना है वो कर दीजिए। तो यहाँ से कहा गया, पहली चीज तो ये थी, गोलकनाथ केस के अंदर जजमेंट दिया गया, उसको ये कहा गया कि ये जो है गोलकनाथ केस के अंदर जजमेंट, जो बेसिक पार्ट कहा गया फंडामेंटल राइट्स को, इसको इन्होंने कहा कि भैया ये जो है इनको चेंज किया जा सकता है, इनको बदल सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं। दूसरा इसके अंदर क्या कहा गया है, दूसरा ये कहा गया है कि 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है जो, उसको वैलिड माना गया है, इसको वैलिड माना गया है। अब भैया यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर सर कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है, नोवेयर, नोवेयर बेसिक स्ट्रक्चर कहीं नहीं लिखा हुआ है। ये कहा गया कि भाई देखो सुप्रीम कोर्ट उस वक्त क्या सोचता है, सुप्रीम कोर्ट को लगता है भैया कि इंदिरा गांधी जी का समय है, इंदिरा गांधी जी का समय है। अगर अब ये क्या है, इंदिरा गांधी जाके पूछती है भैया कि कहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि लॉ शुड बी रिटन एंड क्लियर, लॉ शुड बी रिटन एंड क्लियर। बट ये क्या है, एक एक्सेप्शन है, ये आपका जुडिशियल इनोवेशन है, ये जुडिशरी के एक अलग से इनोवेशन है जिसके अंदर इसको कहीं भी लिखा नहीं गया है। जुडिशरी से पूछा गया कि भैया कहाँ लिखा है, अब जुडिशरी ने बोला कि इसको लिख देंगे तो मैडम इंदिरा गांधी जाके एक और अमेंडमेंट कर देंगी, और अमेंडमेंट करने के बाद क्या करेंगी, अमेंडमेंट करने के बाद उसको फिर से चेंज कर देंगी बेसिक स्ट्रक्चर को। तो यहाँ जुडिशरी ने कहा कि इट इज नॉट रिटन एनीवेयर, इट इज नॉट रिटन एनीवेयर, इट विल बी एन इवॉल्विंग आइडिया। ये क्या है, एक इवॉल्विंग आइडिया है। ये क्या है बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर इज एन इवॉल्विंग आइडिया, इट इज एन इवॉल्विंग आइडिया, ये इवॉल्व होगा, it is an evolving idea, and the judiciary will tell what is the basic structure, the supreme court will tell what is the basic structure as per the cases। जितने भी केसेस आते चले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उन केसेस के बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट ये बताएगा कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या क्या चीजें बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर होनी चाहिए। तो लिमिटेड अमेंडिंग पावर इज ऑल्सो अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सब चीजें हैं जहाँ से बेसिक स्ट्रक्चर स्टार्ट हुआ है। तो ये आपका पहला पार्ट है बेसिक स्ट्रक्चर का, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर आपको इतना आपको समझ में आना चाहिए, इतना आपको समझ में आना चाहिए, क्लियर है। तो ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर होता है, ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर वाला पार्ट है। अब इसके बाद क्या हुआ है, केशवचंद्र भारती केस हुआ है आपका 1973 का, और आपका बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ से डिफाइन हो गया है, बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ से डिफाइन हो गया है। अब आगे बात करते हैं। अगला केस हुआ है भैया मिनर्वा मिल्स यूनियन ऑफ इंडिया केस, मिनर्वा मिल्स यूनियन ऑफ इंडिया केस 1980 की बात है, 1980 की बात है। अब मिनर्वा मिल्स के अंदर क्या हुआ है, देखिए ये कहा गया आर्टिकल 368 के अंदर, ये आर्टिकल 368 के अंदर कहा गया है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के किसी पार्ट को चेंज कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के किसी पार्ट को चेंज कर सकते हैं, ये आर्टिकल 368 के अंदर कहा गया है। अब यहाँ पर इसके पहले अगर आप बात करेंगे, तो एक अमेंडमेंट हुआ है, एक अमेंडमेंट किया गया है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। बहुत ही फेमस अमेंडमेंट एक्ट है, मैडम गांधी के टाइम का है। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, इसके अंदर बहुत सारे चेंज किए गए थे, तो इसलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो इंदिरा गांधी के दौरान 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट करवाया गया, और इमरजेंसी के दौरान ही करा दिया गया था, तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इसके अंदर कुछ चीजें ऐड की गई हैं, और क्या क्या ऐड, देखिए इसके अंदर बहुत कुछ ऐड किया गया था, इस अमेंडमेंट के अंदर बहुत कुछ ऐड किया गया था, लेकिन हम सिर्फ वही देखेंगे जो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर के हिसाब से जरूरी है, हम सिर्फ वही चीजों को देखेंगे कि वहां से क्या क्या ऐड किया गया है। तो यहाँ पर आर्टिकल 368 सब क्लॉज 4 और आर्टिकल 368 सब क्लॉज 5 ये ऐड किया गया है। अब देखिए यहाँ पर कुल मिला के छोटी मोटी बात कर लेते हैं। इसमें ये कहा गया है, इसमें इंदिरा गांधी ने कह दिया कि एनी अमेंडमेंट can't be challenged in सुप्रीम कोर्ट और इवन कोर्ट। बट सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है क्योंकि अमेंडमेंट जो है वो नेशनल लेवल पर हो रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ही कहा जाता है। बट एनी कोर्ट, ऐसा एनी कोर्ट लिखा गया है, ठीक है। तो ये कहा गया है कि एनी अमेंडमेंट कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन एनी कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट। तो ये इंदिरा गांधी ने क्या कर दिया है, आर्टिकल 368 को चेंज कर, देखिए पहले क्या किया था, पहले आर्टिकल 13 को चेंज कर दिया था, पहले आर्टिकल 13 को चेंज करके कह दिया है कि भैया आर्टिकल 13 में कुछ भी जो है आर्टिकल 368 के ऊपर अप्लाई नहीं होता है। अब यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया है, आर्टिकल 368 के अंदर ये लिख दिया है कि भैया कोई भी चीज जो है इसको कोर्ट में नहीं ला सकती है, कोर्ट में नहीं ले जा सकती है। इस दौरान जो था
इसी अमेंडमेंट को या इसी चीज को चैलेंज किया गया। इट वॉज चैलेंज्ड इन मिनर्वा मिल्स केस। मिनर्वा मिल्स केस में इसको चैलेंज किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर एक एडवोकेट थे नानी पालकीवाला, जिनका नाम आप अच्छी सी बुक्स के अंदर या स्टैंडर्ड बुक्स के अंदर भी सुनेंगे। तो नानी पालकीवाला ने यहाँ पर 8 आवर डिबेट किया था, 8 घंटे तक डिबेट किया था। और 8 आवर डिबेट के बाद नानी पालकीवाला ने ये साबित कर दिया कि जो आर्टिकल 368 सब क्लॉज 4 और सब क्लॉज 5 है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है मतलब ये कहा गया कि लिमिटेड अमेंडिंग पावर, यहाँ से कहा गया लिमिटेड अमेंडिंग पावर is also a basic structure। तो लिमिटेड अमेंडिंग पावर भी एक अपने आप में बेसिक स्ट्रक्चर है, ऐसा इस केस के अंदर कहा गया, इस मिनर्वा मिल्स केस के अंदर कहा गया, ठीक है। आपको क्या समझना है कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इसके अंदर 2 आर्टिकल के सब क्लॉज ऐड किए गए, 368 सब क्लॉज 4 और सब क्लॉज 5। इसमें लिखा था कि कोई भी अमेंडमेंट किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर चैलेंज, सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं किया जा सकता है। अब इसी अमेंडमेंट को नानी पालकीवाला ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980 के अंदर चैलेंज किया। यहाँ पर इन्होंने साबित किया कि ये जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और यहीं से कहा गया कि लिमिटेड अमेंडिंग पावर इज ऑल्सो अ बेसिक स्ट्रक्चर। इट इज ऑल्सो बेसिक स्ट्रक्चर। इसको आप एक बार देख लीजिए। इट इज ऑल्सो बेसिक स्ट्रक्चर। और यहीं से कहा गया, अब इनसे पूछा गया, इन्होंने कहा देखिए आर्टिकल 13 जो है वो जुडिशियल रिव्यू देता है, और इस जुडिशियल रिव्यू से बाहर आप किसी भी चीज को नहीं ले जा सकते हैं। मतलब कि एवरीथिंग इन इंडिया, यहाँ पर कहा गया एवरीथिंग इन इंडिया इज अंडर जुडिशियल रिव्यू। पूछा जाए कि किस केस के अंदर ये कहा गया कि सबसे जरूरी है जुडिशियल रिव्यू, तो यहाँ पर कहा गया कि एवरीथिंग इन इंडिया इज अंडर जुडिशियल रिव्यू। इंडिया में सब कुछ जुडिशियल रिव्यू के अंदर में है, और जुडिशियल रिव्यू को आप कोर्ट से वापस नहीं ले सकते हैं, तो यहाँ पर आर्टिकल 13 और 368 की लड़ाई चल रही थी। आर्टिकल 13 और 368 की लड़ाई यहाँ तक चल रही थी, और यहाँ यह डिसाइड हो गया है, यहाँ तक आते आते डिसाइड हो गया है भैया कि आर्टिकल 368 भले ही बड़ा हो, लेकिन वो बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकता है। ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ये बताएगा कि क्या बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, और क्या चीजें जरूरी है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर होना चाहिए, जो उसके बेसिक एलिमेंट्स होते हैं। अब देखिए भैया, लास्ट में आपको सबसे आपको देखना है, सबसे लास्ट में आपको ये देखना है कि ये जो लड़ाई हो रही थी, यहाँ लड़ाई हो रही है आर्टिकल 13 की। आर्टिकल 13 लड़ा हुआ है, लड़ा पड़ रहा है, बिल्कुल लड़ाई हो रही है आर्टिकल 368 से। ये दोनों के बीच में भीषण युद्ध हो रहा है, और यहाँ कोई चीज डिसाइड नहीं हो पा रही, कभी ये बड़ा है, कभी ये आगे निकल जा रहा है, कोई भी चीज डिसाइड नहीं हो पा रही है। अंत में आगे ये कहा गया कि 368 को बड़ा मान लो, 13 से 368 को बड़ा मान सकते हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को फॉलो करना चाहिए। बेसिक स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करोगे तो आर्टिकल 13 बड़ा हो जाएगा, अगर बेसिक स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं तो आर्टिकल 368 बड़ा है। तो जगह जगह के हिसाब से यहाँ पर डिफाइन हो गया। अब यहाँ पर बीच में एक इंसान या फिर एक चीज छूट गई, मतलब सर नाइन्थ शेड्यूल यहाँ पर रह गया। अब नाइन्थ शेड्यूल जब यहाँ पर रह गया है तो क्या समस्या आएगी? नाइन्थ शेड्यूल यहाँ पर जब रह गया है तो क्या समस्या आएगी? नाइन्थ शेड्यूल में ये कहा गया, ये अभी भी जीवित है, तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर ये लिखा हुआ था, यहाँ पर 31B के अंदर ये लिखा हुआ था कि एनीथिंग इन नाइन्थ शेड्यूल कैन नॉट बी चैलेंज्ड। इसको चैलेंज नहीं किया जाएगा, कैन नॉट बी चैलेंज्ड, ऐसा कहा गया था। बट आयर कोलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2006 के अंदर ये कहा गया कि नाइन्थ शेड्यूल के अंदर एनी लॉ in ninth schedule, any law can be challenged, which has been put after 24th of April 1973। 24th of April के बाद 24th of April 1973 के बाद जो भी नाइन्थ शेड्यूल के अंदर लिखा गया है, वो सब चैलेंज किया जा सकता है। अब ये 24th of April 1973 क्या है सर?
ये डेट जो है ये वो डेट है जिस दिन आपका बेसिक स्ट्रक्चर आया था, वो डेट है जिस दिन केशवानंद भारती केस का जजमेंट आया था। तो केशवानंद भारती केस का जजमेंट जब आया था 24 अप्रैल 1973, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा IR कोलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु के अंदर कि जो भी 9th शेड्यूल के अंदर इस दिन के बाद ऐड किया गया है, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर आ चुका है, इस दिन के बाद ऐड किया गया है, और अगर वो किसी तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगल है, तो उसको चैलेंज किया जा सकता है, उसको कोर्ट के अंदर चैलेंज किया जाएगा और आर्टिकल 13 के अंदर उसका जुडिशियल रिव्यू भी किया जाएगा। और अगर उसको गलत साबित पाया जाता है या फिर अनकॉन्स्टिट्यूशनल या फिर इलीगल पाया जाता है, देन इट शुड बी स्क्रैप्ड और डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड, अल्टरवाइज उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो ये आपकी पूरी स्टोरी थी जो आपको देखते हुए चलनी है। शुरुआत से हमने बात की थी 1950 से इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ था और उसके बाद से हमने बात करना स्टार्ट किया गया। पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपका आया था, ठीक है, फिर उसके बाद आपके अलग अलग केसेस आए थे, सज्जन सिंह वाला केस आया था, इसके बाद आपने देखा कि कैसे गोलकनाथ केस आया था, इसके बाद आपने और भी अमेंडमेंट्स देखे, 24th अमेंडमेंट देखा आपने 42nd अमेंडमेंट एक्ट देखा है, आपने केशवचंद्र भारती केस के बारे में देखा है, उसके बाद आपने मिनर्वा मिल्स केस के बारे में बात की है, फिर हमने उसके बाद किसके बारे में बात की है, हमने आपको IR कोलो केस के बारे में बात की है। और यहाँ से पता चला है कि बेसिक स्ट्रक्चर कैसे इवॉल्व होता चला गया है। ये एक इवॉल्विंग कंसेप्ट है, ये एक इवॉल्विंग कंसेप्ट है जो समय के साथ साथ इवॉल्व होता रहेगा और ये आज भी इवॉल्व हो रहा है। तो ये कहीं पर लिखा नहीं गया है, कुछ चीज़ें डिफाइन की गई हैं कि भैया ये बेसिक स्ट्रक्चर है, इन चीज़ों को आपको नहीं छेड़ना है। तो अंत में इसका निष्कर्ष क्या निकला है, रिजल्ट क्या निकला है कि आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 की लड़ाई में ये कहा गया कि आर्टिकल 368 जो है वो बड़ा है आर्टिकल 13 से, लेकिन अगर बेसिक स्ट्रक्चर को ये चेंज करता है या ऑल्टर करता है या किसी भी तरीके से खराब करता है, परेशान करता है, तो फिर आर्टिकल 13 इसके ऊपर आ जाएगा, मतलब आर्टिकल 13 इससे बड़ा मान लिया जाएगा। ठीक है, तो ये कहा गया आर्टिकल 13 और 368 के बारे में। और IR कोलो केस जो था 2006 के अंदर, इसमें ये कहा गया कि भैया 9 शेड्यूल जो है उसके अंदर अगर कोई भी चीज़ ऐड की गई है आफ्टर 24 अप्रैल 1973 या फिर केशवानंद भारती केस के डिसीजन के बाद से अगर कुछ ऐड किया गया है तो उसको किसी भी कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। यहाँ तक था आपका बेसिक स्ट्रक्चर। तो देखा आपने कितने आसान तरीके से हमने समझ पाया है कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या था, किस तरह से काम करता है, क्या क्या चीज़ें आपको बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर पता होना चाहिए। तो ये पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था जो 1950 से लेके और 2006 तक हमने देखा है कि बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाहर बेसिक स्ट्रक्चर आपको नहीं आएगा। ये पूरा कंप्लीट आपका बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इतना डिटेल में इससे ज़्यादा आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो अगर आप बेसिक स्ट्रक्चर या फिर इस तरह के और भी टॉपिक्स पढ़ना चाहते हैं तो हमारे कौटिल अकेडमी की ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगी। आप उस ऐप को डाउनलोड कीजिए, आपको इस तरह के और भी बहुत ही अच्छे लेक्चर्स देखने को मिलेंगे। हमारे जो एजुकेटर्स हैं, आपके बेस्ट एजुकेटर्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं, आपको बहुत अच्छे तरीके से जो बेसिक कंसेप्ट हैं, आपके जो बेसिक चीज़ें हर कह सकते हैं सब्जेक्ट के अंदर बेसिक चीज़ें हैं, वो सभी आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाई जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल पॉलिटी की बात करें तो इसी तरह से जैसे हमने पॉलिटी का आज हमने बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात की है, इस तरह से हम और भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं पॉलिटी के अंदर जो हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। पॉलिटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या हैं, पॉलिटी के अंदर इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या क्वेश्चंस बहुत अच्छे तरीके से बनते हैं, हम उन क्वेश्चंस को कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ये सभी चीज़ें आपको हमारे कोर्स के अंदर मिल जाएंगी देखने को, जो एक बहुत ही एलेबोरेट कोर्स है, बहुत बड़ा कोर्स है, बहुत अच्छे से कोर्स है। मैं आपको ये बता सकता हूँ जैसे फंडामेंटल राइट्स की अगर हम बात करें तो फंडामेंटल राइट्स को हमने कम से कम 12 घंटे 10 से 12 घंटे के अंदर कंप्लीट किया है। मतलब 10 से 12 लेक्चर आपको सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के अंदर मिलेंगे, क्योंकि ये प्री प्लस मेंस का कोर्स है। अगर प्री प्लस मेंस के अंदर आप बात करेंगे तो आपको चीज़ें थोड़ा सा एलेबोरेट होनी चाहिए। क्लियर है? तो आशा करते हैं कि आज हमने जो बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में जाना है, जो हमने जर्नी देखी है 1950 से लेके और 2006 IR कोलो केस तक जो हमने जो उसकी जर्नी देखी है, वो चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। इससे बेहतर आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बना होगा, आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। बेसिक स्ट्रक्चर जो आज तक हम सुनते चले आ रहे थे वो किस बारे में है और वो कैसे डेवलप हुआ है, उसका डेवलपमेंट किस तरीके से अगर आप स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो किस तरह से वो बेसिक स्ट्रक्चर डेवलप होता चला आया है। तब तक आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय भारत, जय हिंद। इस लेक्चर को खत्म करने से पहले मैं आपको एक बार फिर से याद दिला देता हूँ हमारे मंजिल MPPSC बैच के बारे में। आपको करना क्या है, सिर्फ ऐप स्टोर पर जाकर ऐप स्टोर से आपको कौटिल अकेडमी का ऐप डाउनलोड करना है। कौटिल अकेडमी का ऐप डाउनलोड करने के बाद आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको इस ऐप को ढूंढने में दिक्कत हो रही है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको सारी लिंक दी गई है, उस लिंक पर आप क्लिक करके इस ऐप तक पहुंच सकते हैं। बाकी कुछ नंबर्स दिए गए हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है, उस नंबर पर आप कॉल कीजिए, आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो आपको प्रोवाइड की जाएगी। तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय भारत, जय हिंद।